Assalamualaikum. Dear students, today we will discuss the technical report writing. There will be a new topic in our discussion. We are going to discuss the chapter number 2, fundamental of technical report writing. There are two last topic of this chapter. The first one is readable style and the second one is collecting and verifying data. हमने दो टॉपिक इसमें डिस्कस करने हैं. हमारा चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, चैप्टर नंबर 2 के जो दो टॉपिक्स हैं, लास्ट दो टॉपिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. रीडेबल स्टाइल एंड कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग डेटा. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज आ रीडेबल स्टाइल. याद रखें कि रीडेबल स्टाइल वो है जो आप अपनी राइटिंग के अंदर उसको ऐसे तरीके से उसको राइट करते हैं, ऐसे तरीके से आप वो चीज़ें आप ऐसे रूल्स अपनाते हैं जिससे आपका रीडर आपकी रिपोर्ट को आसानी के साथ समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, रीड कर सके. वो आपका जो स्टाइल है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो ताकि वो आपकी रिपोर्ट को आसानी के साथ आपका रीडर समझ सके. तो वो जो आप स्टाइल अपनाएंगे, स्टैंडर्ड किस्म का स्टाइल अपनाएंगे, या जो आपका रीडर आपसे रिक्वायर करता है, आपसे वो जो है उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक आप उस स्टाइल को अपनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? रीडेबल स्टाइल कहलाएगा. सो अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस क्या प्रिंसिपल्स क्या है रीडेबल स्टाइल. हम कैसे जो है वो अपनी रिपोर्ट राइटिंग का हिस्सा बना सकते हैं, रीडेबल स्टाइल कैसे अपना सकते हैं, हम अपनी रिपोर्ट को रीडेबल कैसे बना सकते हैं. सो याद रखें कि सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है, रीडर्स नॉलेज. ठीक है, अब जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करने जा रहे हूं तो आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपका रीडर है वो आपने उस रीडर को जानना है कि वो रीडर कौन है, आपका अननोन है या वो नाउन है. जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि एकेडमिक राइटिंग के अंदर आपका रीडर जो है वो आपसे फेमिलियर होता है, वो नाउन होता है आपके लिए, जो आपका टीचर होता है. लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, या जिसको प्रोफेशनल राइटिंग भी कहा जाता है, बिजनेस राइटिंग भी कहा जाता है, वर्क प्लेस राइटिंग भी कहा जाता है, उसमें आपका रीडर आपसे जो है वो अनफेमिलियर होता है, अननाउन होता है, वो जरूरी नहीं है. लेकिन समटाइम ये भी होता है कि वो आपका रीडर आपका जो है वो नाउन भी हो जाता है, आप उससे फेमिलियर भी होते हैं. तो ये आपने याद रखना है कि वो रीडर जो उसने आपको कोई असाइन की है, कोई रिपोर्ट, कोई टास्क दिया है रिपोर्ट के लिए, टेक्निकल राइटिंग के लिए, तो आपने सबसे पहले तो उसका नॉलेज, रीडर का नॉलेज आपने देखना है, तो उसका लेवल क्या है, उसके नॉलेज का लेवल क्या है. हम जो रिपोर्ट राइटिंग करेंगे उसके नॉलेज के मुताबिक करेंगे, उसके लेवल के मुताबिक, उसके नॉलेज के लेवल के मुताबिक हमने रिपोर्ट राइटिंग करनी है. उस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी क्या कमांड है, वो कितना नॉलेज रखता है, क्या हम जो चीज़ें अपनी रिपोर्ट राइटिंग में उसको मेंशन करेंगे वो क्या उस रीडर के पास इतना नॉलेज है कि वो उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके, उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव हो. तो ये आपने ये याद रखना है. सबसे पहले जो है असूल बनाना है कि आपके रीडर का नॉलेज आपको जानना जरूरी होता है. ठीक है, उसके बाद आपने देखना है डिटरमाइन इफ अ पार्टिकुलर स्टाइल विल बी एक्सपेक्टेड. अगर आपका रीडर आपसे फेमिलियर है, आप उससे जानते हैं, तो वो आपसे कोई खास किस्म का स्टाइल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो फिर आपने स्टैंडर्ड रिपोर्ट राइटिंग का जो स्टाइल है वो आपने नहीं अपनाना, बल्कि आपने जो रीडर का जो स्टाइल है उस स्टाइल को आपने जो है वो क्या करना है, अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाना है, उसके मुताबिक अपनी रिपोर्ट को जो है वो राइट करना है. तो ये याद रखें कि अगर पार्टिकुलर स्टाइल से बात यही है कि वो मखसूस किस्म का अंदाज अगर वो जो रीडर चाहता है उस स्टाइल में अगर आप लिखना चाहते हैं, वो आप मतलब वो आपको ये डिमांड करता है, तो फिर आपने ये स्टाइल जो है वो उसके मुताबिक आपने अपनाना है. ठीक है, उसके बाद आप ये याद रखें एंटिसिपेट योर रीडर्स कॉम्प्रिहेंशन लेवल. ठीक है जी, तो ये याद रखना है. ऊपर वाली जो बात मैंने नॉलेज वाली बात की है, ये भी आपने देखना है कि जो आप टर्म्स यूज कर रहे हैं, जो आप रिपोर्ट में जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, वो आपने ये देखना है कि वो उसके लिए जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं है. अगर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो फिर उसके लिए भी वो कुछ जो है वो चीज़ें, अगर हम नीचे देखेंगे वो पैराग्राफ में अंदर कि
अंदर हमने उसको कैसे जो है वो रीडर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, उसके नॉलेज के बिहान है, उसके जो है वो नॉलेज से बहुत ऊपर वाली जो चीज़ें हैं अगर, तो फिर हमने उसको जो है वो क्लैरिफाई कैसे करना है, फिर हमने उसको हम आगे देखेंगे कि हम उसको कैसे क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमारा रीडर उसको कॉम्प्रिहेंसिव उसको जो है वो हमारा जो रिपोर्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सके और हमारा रीडर जो है उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सके, कॉम्प्रिहेंशन उसकी इजीली हो सके। फिर आपने ये भी देखना है कि आपका रीडर के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, क्या आप उससे फेमिलियर है या नहीं, या वो नाउन है या अननाउन है, ठीक है, तो ये आपने रीडर के जो है वो रिलेशनशिप को भी देखना है। फिर आप कहता है नंबर 5 पे कहता है एडजस्ट स्टाइल टू द रीडर, आपने अपने स्टाइल को जो है रीडिंग स्टाइल को जो है वो अपने रीडर के डिजायर के मुताबिक अडॉप्ट करना है, एडजस्ट करना है। फिर आपने पर्पस को मद्देनजर रख के उसके मुताबिक आपने कंटेंट जो है वो डिस्कवर करने हैं, कंटेंट उनको जो आप रिपोर्ट में जो है वो जो हिस्सा बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे, रिपोर्ट का हिस्सा जो बनाएंगे वो आपने अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक जो है वो आपने कंटेंट को जो है उसका हिस्सा बनाना है। इज इट क्लियर? सो अब हम जब इसको पैराग्राफ में लिखेंगे, यानी जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे आप उसको लिखेंगे, आप उसको फॉर्म करेंगे पैराग्राफ की सूरत में, उसके लिए असूल अलग से हैं। ये तो अभी हमने जो है चंद चीज़ा जो है वो ऊपर हमने रूल्स पढ़े हैं रीडेबल के स्टाइल में। अब हमको जो है डेप्थ में जाकर इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारा जो स्टाइल होगा वो राइटिंग के अंदर वो रीडेबल हो जाएगा। तो याद रखें क्रिएट ग्रुप ऑफ सेंटेंस दैट वर्क्स टुगेदर, ठीक है, वो आपने ये नहीं है कि कोई इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें, बल्कि ऐसे कंसाइज और जानदार किस्म के सेंटेंसेस लिखें कि आपका एक सेंटेंस जो है वो मुख्तलिफ पैराग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, एक पूरे टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो उस सूरत में आपने ये याद रखना है कि आपका जो आपकी जो वर्डिंग है, आपके जो सेंटेंसेस हैं वो जानदार होना चाहिए, वो जो है वो कंसाइज होना चाहिए, जामे किस्म के होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं लेंथी हूँ तो वो उसमें नहीं, ये बात नहीं। उसके बाद वो कहता है कि देम मॉडरेट लेंथ, ठीक है, वो इसमें यही वो बात दूसरे नंबर पर जो रूल्स वो बता रहा है, वो कह रहा है कि सेंटेंस में आपने कोई लंबी लंबी नहीं बातें छोड़नी है, बल्कि आपने उनको मॉडरेट रखना है, उसको जो है वो इस तरह से आपने स्ट्रॉन्ग वर्डिंग यूज करनी है कि आपका एक बात जो है वो एक पैराग्राफ को या एक टॉपिक को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। यानी आप अगर आप एक कंटेंट है तो कंटेंट का ऊपर जो टॉपिक देते हैं वो भी इतना जानदार होना चाहिए कि वो कंटेंट ही आपके एक उस पूरे जो है वो पैराग्राफ को जो है वो रिप्रेजेंट कर दे, वो आपके उस टॉपिक के कंटेंट या कंटेंट के जो टॉपिक है उसी को आपका रीडर देख के जो है उसके पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कर ले, तो ये उसके लिए रीडेबल स्टाइल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है, आपने राइटिंग जो है वो क्लियर करनी है, साफ सुथरी करनी है, यानी आपने फॉर्मेटिंग जो है वो अच्छी करनी है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंक्चुएशंस, ये जो चीजें होंगी, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, अंडरलाइन जो चीजें हैं और फाउंट साइज का जो मामला है वो आपने क्लियर करना है। आप हैंड राइटिंग से कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ों को आपने जब हाईलाइट करना हो तो आपने उसको हाईलाइट प्रॉपर तरीके से करना है। आपकी राइटिंग हैंड राइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग आपने करनी है ताकि आपका रीडर आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सके, वो आपकी राइटिंग जो है वो आपके रिपोर्ट जो है वो रीडेबल हो सके, ठीक है। उसके बाद वो कहता है अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ इज आर फॉर्म वर्ब, ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज आर ये मोस्टली हम जो यूज करते हैं, वो कहता है इससे जो है वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करने से जो है आपने इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये आपने मैंने पहले बात किया कि आप जब आप स्ट्रॉन्ग किस्म की वर्डिंग यूज करेंगे, कंसाइज वर्डिंग यूज करेंगे, तो फिर आपको ये इस तरह की इस तरह की जो फॉर्म ऑफ वर्ब हैं ये आपको बार बार उनको यूज करने के जो है वो नौबत नहीं आएगी, इससे आप अवॉइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि हमेशा जो आप सेंटेंस लिखें वो एक्टिव फॉर्म में लिखें, पैसिव फॉर्म में ना लिखें, ठीक है। जो आपका सेंटेंस हो एक्टिव फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में ना हो, ताकि आपका रीडर उसको जो है वो सेंटेंस को समझने के लिए जो है वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि उसको आसानी के साथ एक्टिव फॉर्म में होगा तो आसानी के साथ उसको समझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है नंबर 6 जो है वो कहता है व्हेन डिफाइन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। कोई चीज ऐसी जो हो जो जिसकी
फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड हो तो फिर आपने पैरेंथेसिस को यूज करके उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी है। मिसाल के तौर पर आप कोई जो है वो एक टर्म यूज करते हैं तो उस टर्म से आपका रीडर फेमिलियर नहीं है तो आपने फर्दर एक्सप्लेनेशन आपने इन ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस के अंदर आपने ये दे देनी है कि दिस टर्म रेफर टू दिस, ठीक है। तो आपने उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देनी है, ठीक है। फिर आपने जो नंबर 7 इसका जो रूल है मुझे याद रखना है कि आपने पर्सनल जो है वो किस्म की लैंग्वेज यूज नहीं करनी, एक स्टैंडर्ड किस्म की जो है जो रिक्वायर्ड किस्म की जो है या आपका रीडर जिसको आसानी के साथ समझ सके वो लैंग्वेज आपने अपनी राइटिंग के अंदर जो है वो अडॉप्ट करनी है, ठीक है जी। तो ये है हमारा रीडिंग स्टाइल, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिंग एंड एवेल्युएटिंग डेटा। जब हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग के लिए डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं, कंटेंट डिस्कवर कर रहे होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कंटेंट है ये ऑथेंटिक है, ये जो डेटा है उसके फैक्ट्स के ऊपर है या जो है वो फैब्रिकेटेड है। हमने इनको एवेल्युएट करना है, डेटा को कैसे जो है वो कलेक्ट करना है। तो याद रखें कि सबसे पहले आपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने आपके कम्युनिकेशन के जो गोल हैं, आपके रिपोर्ट राइटिंग के जो गोल हैं उनको मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आपने हमेशा उसके लिए आप डेटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो रिसोर्सेज आपके हो सकते हैं। उसमें जो है वो आप क्वेश्चन पेपर की सूरत में जो है वो आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन के किस इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इस तरह से जो है वो कोई पेपर बना के आप मुख्तलिफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे राय ले सकते हैं। तो ये इसके अलावा फिर आप मुख्तलिफ साइट का विजिट करके जो है वो अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ के आप जो है वो अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर को जो है उठा के, मुख्तलिफ जर्नल को उठा के आप जो है मुख्तलिफ रिसर्च पेपर को उठा के जो है वो आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके डेटा कलेक्टिंग के, ठीक है। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपने ये नजर रखना है कि हमेशा आपने जो क्वेश्चन करना है प्रोडक्टिव क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन करना है जो आपके टॉपिक को फुलफिल कर रहा हो, आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा हो, तो वो प्रोडक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो इससे मोस्ट प्रोबेबली यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो है वो डेटा जो है वो ऑथेंटिक किस्म का मिलेगा और फैक्ट्स के ऊपर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो जब आप क्वेश्चन करें तो फिर आप उसके आंसर का भी इंतजार करें, उसको आंसर को देखें, ठीक है, उसके इंतजार करें। ये नहीं है कि आप एक बंदा जो है उसके पास टाइम नहीं है तो उसका आंसर थोड़ी अरसे के बाद देता है यानी कुछ देर के बाद देता है, तो आप उसमें जो है उसका वेट ना करें बल्कि उसका वेट करें और ताकि आपको जो है वो आपने जो क्वेश्चन दिया है वो उसके ऊपर सोच समझ के जवाब दे। हो सकता है उसके ऊपर जो सोच समझ के जवाब देगा, उसके ऊपर रिसर्च करके जवाब देगा, तो वो आपका डेटा जो है ऑथेंटिक हो सकता है। फिर जब वो आपको बंदा आंसर दे दे या आप जो है किसी साइट से या बुक से पढ़ लेते हैं डेटा को, तो फिर आपने उसको एवेल्युएट करना है, उसका तजिया करना है, आया ये फैक्ट्स के ऊपर है या फैब्रिकेटेड है, क्या हमारी इसकी ये जो हमारी जो जरूरियात है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर आपने उसको अपना रिपोर्ट का पार्ट बनाना है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर वो नहीं है तो फिर आपने उसको जो है दोबारा एवेल्युएट करके आपने दोबारा इसकी करेक्शन करनी है, उसको दोबारा डेटा नए सिरे से जो है आपने कलेक्ट करना है। उसके बाद एंड का जो आपने रिपोर्ट राइटिंग में जो है वो साइटेशन करनी है, साइटिंग आंसर करना है। आपने जब वो रिपोर्ट को जब ये जो क्वेश्चन आपने किए थे, जो चीज़ें आपने डेटा जो कलेक्ट किया था, कंटेंट जो कलेक्ट किया था, जब उसको आप रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे तो उस पे उसको जो है वो आपने उसकी साइटेशन करनी है, यानी रेफरेंसेस देने हैं कि आपका ये जो आंसर है, ये जो कंटेंट है, ये जो डेटा है वो आपने किन रिसोर्सेज से हासिल किया है, कहाँ से उठाया है, किसी बुक से पढ़ा है, किसी साइट से पढ़ा है, किसी इंटरव्यू से आपने वो डेटा कंडक्ट करके आपने डेटा कलेक्ट किया है, या कोई आपने जो है वो कोई वेबसाइट से उठाया, किसी बुक को जो है वो आपने जो है वो रीड किया है। कौन से वो रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज से आपने वो डेटा कलेक्ट किया है, तो वो भी आपने वो रिसोर्सेज अपने रिपोर्ट में मेंशन करने हैं, ताकि अगर
मजीद वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े आपके रीडर को, तो फिर वो आपको आपकी साइटेशन के थ्रू जो है वो उसको वेरीफाई भी कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा एक टॉपिक जो था, आखिरी लास्ट टॉपिक जो था वो रीडेबल स्टाइल और कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग डेटा। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग ये जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो वॉच दिस वीडियो एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन। If you have any question, you may ask me without any hesitation. So I will upload this video on my YouTube channel, and I will send you this link, video of this link. So link of this video. So goodbye.